ठीक है, लेकिन जैसा भी होगा ना मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मतलब हर फ्राइडे को मैं आपको सैटरडे का टाइम इन्फॉर्म कर दिया करूंगा और हर सैटरडे को संडे का। हाँ तो चैप्टर आगे पीछे चल रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो जो TR18 है उसमें रोटेशनल मोशन चल रहा है, तो हम लोग वीकडेज में आई थिंक अराउंड 5 क्लासेस में रोटेशन खत्म कर देंगे। और PW6 का कल ग्रेविटेशन शुरू हुआ था, तो जो एक क्लास मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था और केपलर लॉ, वो अलग से करा देंगे उसी में जो आप लोगों की रेगुलर में क्लास होती है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं हुआ यार, सॉरी, अभी सिर्फ बातें कर रहे थे हम लोग। प्लानिंग वो तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, वो TR वालों की प्लानिंग है, PW के लिए कोई प्लानिंग नहीं। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, एक टॉपिक है, 52 लोग आ गए, ओके। एंड प्लीज डोंट मिस क्लासेस। वीकेंड वालों को भी अगर कभी रेगुलर में बुलाया जाए तो प्लीज क्लासेस मिस मत करें। अरे अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अभी अगर वीकेंड वालों को भी रेगुलर में बुलाया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही क्लास लगेंगी, वीकेंड वालों की रेगुलर में या रेगुलर वालों की वीकेंड में, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए कभी बुलाया जाए तो हाँ कोशिश करें कि आए। ठीक है, वीकेंड वाले मैंने कई बार देखा है रेगुलर में आते नहीं। ठीक है, चलो फिर दिया जाए स्टार्ट। तो आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So what do we mean by acceleration due to gravity? इसका मतलब ये होता है, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, ठीक है, इट इज द फोर्स exerted by the earth on a unit mass. It is the force exerted by the earth on a unit mass. किसी यूनिट मास 1 kg पर अर्थ जो भी फोर्स लगाती है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक हम बड़ा सिंपल सा पॉइंट देखें, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का मास जिसको मैं ME लिखता हूं, ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और अर्थ का रेडियस ये होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लो अर्थ की सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास स्मॉल m है, तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अब इस ब्लॉक के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो
आर ई के ही बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ ने इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाई वो फोर्स ये होनी चाहिए, जी इंटू अर्थ का मास इंटू ब्लॉक का मास अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इज द force exerted by the earth on a block of mass m। अब ये जो m मास पे फोर्स लग रही है ना, ये F है। तो अगर m मास पे फोर्स लगती है F, तो 1 kg पर फोर्स कितनी लगेगी? F अपॉन m। ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो यही है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। इट इज F अपॉन m। इस स्मॉल जी की वैल्यू को देखिए, ये F दे रखा है, अगर आप इसे स्मॉल m से डिवाइड कर दें तो ये आएगा G m e अपॉन आर ई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा G m e अपॉन आर ई स्क्वायर। अब बताओ क्या डाउट है? स्वीटी बोलो क्या डाउट है? अच्छा, आंचल? बात है। तो जैसे अब तुम ये सोचो ना कि ब्लॉक की हाइट कितनी होगी, मान लो 1 मीटर होगी सपोज, है ना, 1 मीटर 2 मीटर, तो 6000 निग्लेक्ट ही कर दिया ऑब्वियसली। हाँ बोलो बोलो। ओके ओके, ये लो। हाँ बोलो, रितेश बोलो। हाँ, रितेश लेट ज्वाइन किया क्या अभी, मतलब अभी मैं बोल रहा था इसी बारे में। मैं ये कह रहा था कि, हाँ मैं ये कह रहा था कि रोटेशन जो है ना, वो जो रेगुलर में सिर्फ तुम लोगों की क्लास होती है ना, उसमें चलेगा। टेस्ट किसका है? तो ठीक है ना, 27th में तो अभी काफी टाइम है, अभी तो 2 हफ्ते हैं 27th में। तब तक आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। मतलब रोटेशन छोटा तो नहीं है, पर क्लास तो हमें मिल ही रही ना ऑलरेडी, 4 तो वैसे ही मिल जाएंगी। रितेश, तुम कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं तो हैंड डाउन कर लो। हाँ, तो ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ, बताइए आप लोगों को। अच्छा, यहां पर अब हमें देखो कैपिटल जी की वैल्यू पता है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11।
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। अर्थ का मास अभी मैंने लिखवाया था 6 × 10⁻24। अर्थ का रेडियस भी पता है, तो जब हम ये वैल्यूज रखते हैं तो जी की वैल्यू हमको 9.8 मिल जाती है। पर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेडियस का जो स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस? बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने अर्थ के मास के टर्म्स में निकाला, बट इफ वी कंसीडर द अर्थ टू बी अ solid sphere having density rho। अगर हम अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर माने जिसकी डेंसिटी रो है, तो देखो वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी है रो, तो इसका मतलब अर्थ का जो मास हो जाएगा वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका ये फॉर्मूला था जी me/re², उसको हम ये लिख सकते हैं जी मास क्या हो गया 4 पाई आर ई क्यूब रो बाय 3 और आर ई स्क्वायर। सो वी कैन कैंसिल दिस आर ई स्क्वायर। तो स्मॉल जी का ना एक और फॉर्मूला आ गया, देखो 4 पाई रो जी आर ई डिवाइड बाय 3। तो अगर अर्थ की डेंसिटी के टर्म्स में बात हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक और फॉर्मूला होता है 4 पाई रो जी आर अपॉन 3। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि बताओ रेडियस को डबल करने से क्या होगा। तो ये ध्यान दें कि अगर मास के टर्म्स में दिया हो तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी के टर्म्स में दिया हो तो 4 पाई रो जी आर बाय 3 के लॉजिक से डेंसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ कोई डाउट हो? हाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। हाँ बिल्कुल 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 मेंशन्ड होगा। कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻11 है ना। और स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं मेंशन क्यों नहीं करेंगे, फिर तो करेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि फिर तो सवाल ही में दिक्कत होगी ना। कर लीजिए आप लोग कॉपी। ओके ओके ओके। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट विल बी
the acceleration due to gravity at the surface of a planet whose mass is four times that of Earth and identical in size। वो कह रहे हैं कि एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ का 4 टाइम्स है और उसका साइज सेम है। तो यहाँ चूंकि मास की बात करी तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, gm/r² वाला। तो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो 9.8 है, वो होता है gme/re²। दूसरे प्लेनेट पे जो g है वो सपोज हमें नहीं पता तो हम उसे g डैश लिख देते हैं, होगा g, उस प्लेनेट का मास अर्थ का 4 टाइम्स है अपॉन रेडियस सेम है क्योंकि साइज उन्होंने सेम लिख रखा है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आएगा 9.8 अपॉन g डैश इज इक्वल टू 1/4। g डैश आ गया 8 4 32, 9 4 36, 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कोई डाउट हो इसमें तो। Anyone has any doubt in this? अब ये तो मतलब डिपेंड करता है कि अपने को ऑप्शन में क्या दिया है ना। हाँ एक और क्वेश्चन लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ द masses of two planets is 8:3 and the ratio of their diameters is 2:3, then find the ratio of acceleration due to gravity। अब इसमें कहा है कि दो प्लैनेट्स के मास का रेशियो 8:3 है। ठीक है, तो जैसे पहले प्लैनेट के लिए m1 को लिख देते हैं 8m और दूसरे प्लैनेट के लिए m2 को लिख देते हैं 3m। डायमीटर का रेशियो जो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। तो पहले प्लैनेट के लिए रेडियस को लिख देते हैं 2r और दूसरे प्लैनेट के लिए रेडियस को लिख देते हैं 3r। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बताना है, तो स्मॉल g1 क्या होगा, g
m1 अपॉन r1 स्क्वायर, 8m अपॉन 2r का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया 2 gm बाय आर स्क्वायर। और यहां पे देख लो g2 कितना हो जाएगा, g 3m अपॉन 3r का स्क्वायर, यानी 3 ऊपर और 9 नीचे, तो जी m अपॉन 3r स्क्वायर। तो यहाँ पे g1 अपॉन g2 कितना हो जाएगा, 2 gm अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय gm अपॉन 3r स्क्वायर। तो आंसर इसका आना चाहिए 6:1। हाँ यार बताओ अब क्या डाउट है इसमें। जयशंकर ओके, मिलो। तो तुम करो ना ट्राई, तुम्हें कोई मना थोड़ी कर रहा। हाँ सब वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होती है। जयशंकर कर लिया ये वाला तुमने कॉपी? ओके, ये वाला ठीक है। ओके, इसके बाद एक और नया टॉपिक। ओके ओके, हाँ बोलो। मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रही हो। तो दोनों का हाफ करोगे ना, मतलब 2 का 1 कर, 3 का 1.5 करोगे, तो 1 अपॉन 1.5, तो फिर 2 अपॉन 3 तो आ जाएगा। है या नहीं? ठीक है चलो, तो एक और टॉपिक पढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of the earth। इसमें क्या है कि जैसे ये है अर्थ, इसकी सरफेस पे तो चलो हम लोग निकाल चुके हैं। अब एक ब्लॉक या एक पार्टिकल जिसका मास m है, उसे हमने इसकी सरफेस से h हाइट ऊपर रख दिया। अच्छा, ये अर्थ का रेडियस है। तो अब देखो इस मास के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसको सपोज हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर दें, तो वो स्मॉल r कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो अब अर्थ के सेंटर, मतलब अर्थ और इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगी, या जिस फोर्स से अर्थ ने इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचा होगा, वो फोर्स ये होगी, जी
MEM अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। पर ये तो फोर्स किस पे लग रही, M मास पे। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स ऑन यूनिट मास या व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वी नो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है F अपॉन स्मॉल m। तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, इस F को अगर स्मॉल m से डिवाइड करोगे तो इसको ना मैं G की जगह मैं लिख देता हूं G अप, ये ऊपर, ठीक है। इट विल बी G ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। बताओ इतने में कोई डाउट? तुषार बोलो। जी अप, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हर जगह अलग अलग होता है ना, सरफेस पे कुछ और होता है, यहाँ ऊपर कुछ और है। हाँ यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन ही यही है ना, वो 1 kg पे होती है। तभी तो मास के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 kg के लिए डिफाइंड है। ये तो मतलब मैं इसलिए लगवाया था कि ये फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, मतलब ऐसे करके। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो जी अप यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अब आप ये देखिए कि अगर कोई जी लिखता है जी, तो वो तो ये है अर्थ की सरफेस पे। इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग चाहें तो कैपिटल जी इंटू एम ई, इसको ये लिख सकते हैं ना, स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर। अब यहाँ कैपिटल जी इंटू एम ई को स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर अगर हम लिख दें तो जी अप आएगा स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब यहां पे ये जो आर ई स्क्वायर है, सपोज मैं लिख दूं कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विथ आर ई स्क्वायर। ये जो आर ई स्क्वायर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जब जी आर ई स्क्वायर को आर ई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सिर्फ जी बचेगा, डिवाइड बाय ये जो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा आर ई स्क्वायर से। अब ये चीज दे देगी जी अप इज इक्वल टू जी अपॉन, अब देखना आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये तो इससे जी अप हुआ जी अपॉन, देखो आर ई अपॉन आर ई तो 1 हो गया और प्लस
h upon re का स्क्वायर. So this is the formula of g up in terms of g. g up हो गया g upon 1 plus h upon re का होल स्क्वायर. कोई डाउट हो इसमें तो बताओ. ठीक है, किसी को और किसी को डाउट हो. राहुल राज, है कोई डाउट? तो इस पर भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एट व्हाट हाइट द acceleration due to gravity will be reduced to 36% of its value on the Earth's surface. तो कह रहे हैं कि किस हाइट पर, एट व्हाट हाइट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट विल बी रिड्यूस टू 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस. यानी वो कह रहे हैं कि जो जी अप है ना, उसको 36% ऑफ जी होना चाहिए. यानी कि जी अप को होना चाहिए 36/100 इंटू जी. तो जी अप को मैं लिख सकता हूं ना, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 36g/100. वो ये कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू 100 करके 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 एंड 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर. तो अगर मैं दोनों तरफ सपोज स्क्वायर रूट ले लूं तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आ गया, 36 का 6 आ गया, और 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 100 का 10. तो दिस इज अगेन 2 3s एंड 2 5s. तो 5 इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 3h अपॉन आर ई. तो 5 माइनस 3 2, तो 2 इज इक्वल टू, h की वैल्यू आ गई 2r/3. यानी जब हाइट अर्थ की सरफेस से कितनी हो जाएगी, 2r/3, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना अर्थ पे है ना, उसका सिर्फ 36% बचेगा. बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो.
अरे ये तो आंसर था इसलिए इसको याद थोड़ी। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। हाँ यार, अगर एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? मतलब मैं समझा नहीं कि। हाँ हाँ बिल्कुल यार, जैसे अब आप लोग का वैसे रेगुलर है पर वीकेंड में एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, उसी तरह से वीकेंड वालों की भी रेगुलर में लग जाती है। हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए। कई बार क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो ऐसी होती है कि अपन उस लैंग्वेज को पढ़ के सवाल गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ एंड ऑफ आइडेंटिकल साइज। मतलब एक प्लेनेट का मास तो अर्थ के मास का डबल है, लेकिन साइज उसका वही है जो अर्थ का है, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लेनेट where its acceleration due to gravity reduces by 36% of its value on its surface। अब उन्होंने ये कहा है कि एक प्लेनेट है, उसका मास अर्थ के मास का डबल है और रेडियस उसका वही है जो अर्थ का है, ठीक है, कोई बात नहीं। उस प्लेनेट के लिए उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, उस प्लेनेट की सरफेस से कितनी हाइट ऊपर, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाय 36%। मतलब 36% कम हो गई, तो बची कितनी, 64%। मतलब इस केस में जो जी अप है ना, इट इज एक्चुअली बिकॉज 36% इज रिड्यूस्ड। अब देखो जी अप को क्या लिख सकते हो, ये इट इज इक्वल टू 64 अपॉन 100 इंटू जी। तो 100 इज इक्वल टू 64 और 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 10 इज इक्वल टू 8 एंड 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो यहां से आया
10 इज इक्वल टू 8 प्लस 8h अपॉन आर। तो 8h अपॉन आर ई की वैल्यू 2 आ गई, h आ गया, ये तो 1 हो गया, क्या आ गया 4, 4 h की वैल्यू आ गई आर ई अपॉन 4। देख लो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। भाई देखो, अगर ये सोचोगे तो उस प्लेनेट की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, वो अर्थ की सरफेस का डबल हो जाएगा, बस इतना ही होगा। लेकिन बात ये, अब इसमें कहीं भी अर्थ की बात तो करी नहीं, सिर्फ उस प्लेनेट के बारे में कह रहे। तो हम कहते हैं मान लो उस प्लेनेट की सरफेस पे जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के जी का डबल होता है। तो उस प्लेनेट की सरफेस से एच हाइट ऊपर क्या होता, उस प्लेनेट का जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। हाँ, उस प्लेनेट की सरफेस का ले रहा है, बिल्कुल। हाँ बोलो। 236% लिखा था ना, उसमें रिड्यूस करते गए कब तक, जब तक 36% बच गई। यहां पर 36% कम किया है, तो बचा कितना? बताओ, हुआ क्लियर? ओके, का 36% कम हो गया, सही बात है। अर्थ से कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है जी अप का, वो ये है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। अच्छा, अगर ये जो h है ना, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई। अब जैसे आर ई तो 6400 किलोमीटर होता है, तो इसके कंपैरिजन में h अगर मान लो 100 किलोमीटर हुआ, 200 किलोमीटर हुआ, तो वो आर ई से तो बहुत कम होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे जी अप को हमने लिखा, जी अपॉन में था ना, तो इसको इनटू करके ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे मैं यूज करूंगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है, इट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बस कंडीशन क्या होती थी कि x शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। तो यहां पे देखो, यहां पे 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2 दिया है, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, -2 को अंदर ले जाएं, 1 -2h अपॉन आर ई, -2 को अंदर ले गए, ठीक है। तो ये जो जी अप है ना, ये बन गया जी, और -2 अंदर जाके ये बन गया 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला कोई हमेशा वैलिड नहीं है,
ये फॉर्मूला सिर्फ कब तक वैलिड है? देखो जी कम हुआ, जी इज डिक्रीजिंग, व्हेन वी गो अप देन जी इज डिक्रीजिंग, तो दिस इज अप टू 6%, सिर्फ 6% तक ये वैलिड है। मतलब कोई हमसे कहे कि 4% कम हो गया, 3% कम हो गया, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। कोई कहे कि 36% कम होता, हम कहेंगे तो बहुत बड़ा चेंज है ना, तो उसके लिए ये नहीं लगाएंगे, उसके लिए फिर हमें यही यूज करना पड़ेगा। अब इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे जी, जी अप कम होता ना जी से ऊपर जाने पर, हाँ, तो वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 6% तक अगर कम रहे तब तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फिर वो जो जनरल फॉर्मूला है वो, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो डिक्रीज ही होता है ना जी, इंक्रीज तो होता ही नहीं। ठीक है, हाँ वैसे ही करोगे ऑब्वियसली। हाँ वो तो हमेशा ही वैलिड है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए वैलिड कर लिया इसको यूज। हाँ बिल्कुल, उससे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यार बोलो। हाँ अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, एट what height above the surface of the earth the acceleration due to gravity reduces by 1%, acceleration due to gravity reduces by 1%, 1% कम हो गया, तो सिर्फ 1% का ही चेंज आया ना, बचा कितना? 99%। ये देखो, यानी जी अप है 99 जी अपॉन 100। अब हम, चूंकि हमने ये देखा कि भाई बहुत कम चेंज आया, तो इस जी अप को हम लिख सकते हैं जी और ब्रैकेट में 1 minus 2h upon r. So this becomes equal to 99 g upon 100. तो g और g कैंसिल हो गया, तो 1 minus is equal to 99 upon 100.
तो इससे 1 माइनस 99/100 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर ई। तो ये 100 हो गया, 100 माइनस 99 1 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर ई। h की वैल्यू देखो कितनी होगी, आर ई अपॉन 200। आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर बाय 200, इसका मतलब 32। तो h की वैल्यू आ गई 32 किलोमीटर। मतलब अगर हम इस चीज को तो हमें याद कर लेना चाहिए कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 1% का चेंज हो जाता है। 64 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 2% का चेंज हो जाता है। हुआ क्लियर? बोलो। अभी मैंने बताया कि सिर्फ 6% तक ये लॉजिक वैलिड है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये तो यार होनी चाहिए भाई। अच्छा इसके बाद एक थ्योरम मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। एक थ्योरम होती थी न्यूटन्स शेल थ्योरम। शेल मींस हॉलो स्फीयर। तो न्यूटन ने दो शेल थ्योरम दी थी। फर्स्ट शेल थ्योरम ये थी कि जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर का मास सपोज m है और इसका रेडियस r है, और इस हॉलो स्फीयर से बाहर कोई मास स्मॉल m रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। तो न्यूटन ने ये कहा था कि अगर कोई मास बाहर है तो उस मास के लिए ये जो शेल है, ये शेल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। यानी ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम विल गेट कन्वर्टेड टू दिस डायग्राम। तो फिर इन दोनों के बीच जो फोर्स आ जाएगी अट्रैक्शन वाली, तो जी एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो फर्स्ट शेल थ्योरम का है क्या है कि फॉर अ पॉइंट outside the hollow sphere behaves as a point mass। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उसके लिए हॉलो स्फीयर पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। और एक उसकी थी सेकंड शेल थ्योरम। सेकंड शेल थ्योरम ये है कि ये एक हॉलो स्फीयर है या शेल है,
और अगर कोई पॉइंट, कोई मास, इसका मास तो कैपिटल एम था, इसका रेडियस आर था, अगर कोई स्मॉल एम इसके अंदर रखा हो तो ये होलो स्फीयर उस स्मॉल एम पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी ना वो हो जाएगी। ये न्यूटन की दो शेल थ्योरम। पहली शेल थ्योरम की इफ अ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड देन द होलो स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट मास, और दूसरी शेल थ्योरम ये है कि इफ अ पॉइंट मास is inside a hollow sphere, then hollow sphere will not be able to exert a force on the point mass. बताओ, इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बोलो। शेल थ्योरम ये है कि बाहर देखो लिखा है ना, अगर कोई पॉइंट बाहर हो तो उसके लिए जो होलो स्फीयर है वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, पॉइंट मास की तरह। और अगर कोई होलो स्फीयर अंदर हो तो उस पर फोर्स लगा ही नहीं पाता। बस यही तो है, और कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखो अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d। below the earth's surface। देखो ये है अर्थ, और इसमें ना एक डेप्थ यहाँ ऐसे बना दी गई, होल बना दिया है, और यहाँ एक मास रखती है। अब अर्थ का मास तो m है, अर्थ का रेडियस re है, और ये डेप्थ जो है, ये वाली डेप्थ, ये है d। इसका मतलब इसका सेंटर से जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ re माइनस डी। सही है ना? डायग्राम क्लियर हुआ ना?
अच्छा, अब आप लोगों ने सबने प्याज देखी होगी ना, प्याज। हाँ, बताओ प्याज सॉलिड होती कि हॉलो? बिल्कुल सही बात है, सॉलिड होती है। लेकिन अगर आप प्याज को ध्यान से देखें ना, तो प्याज में क्या होता है, उसकी पहले एक लेयर उतर जाती है, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर उतर जाती है या नहीं? अच्छा, इसका मतलब आपने सारी लेयर उतार दी प्याज की, अब उसके बाद इन लेयर से दोबारा प्याज बनानी है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी लेयर रखोगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी लेयर रखोगे, फिर उससे बड़ी लेयर रखोगे। इसका मतलब ये सोचो, कई सारी हॉलो लेयर्स से मिलकर पूरी सॉलिड प्याज बनती है। तो उसी तरह से ये कहा गया कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर को हम कई सारे इस सॉलिड स्फीयर को हम कई सारे हॉलो स्फीयर्स से मिलकर बना सकते हैं। वी कैन मेक दिस सॉलिड स्फीयर विथ मैनी हॉलो स्फीयर्स। ठीक है, मैं आपको एक बार ये ओ यहाँ पे रुक जाते हैं। अच्छा, जो एम मास था ना, जो पॉइंट था वो यहाँ था। स्फीयर्स तो पूरे अभी बनते रहेंगे। अच्छा, आपको दिख रहा है मैंने कुछ स्फीयर्स ब्लैक कलर से बनाए हैं, कुछ रेड कलर से। ये जो डिफरेंस मैंने रखा ना, ये क्यों रखा, ठीक है, देखिएगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जितने भी ब्लैक स्फीयर है, उन सबका उन सबके बाहर लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। और जितने भी रेड कलर के स्फीयर्स हैं, उन सबके अंदर लाई कर रहा है ये पॉइंट। बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? भाई, वी कैन मेक द सॉलिड स्फीयर बाय, हाँ लाइन पे है, मतलब उसकी सरफेस पे आ गया, है ना? तो बहुत अलग अलग तरह के बन जाते हैं। अब इनमें से क्या 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 चीज, क्या? दोनों हॉलोस्फीयर के बीच में मतलब? रेड कलर के और ब्लैक कलर के बनाए हैं ना, तो जहां जैसे हम हॉलोस्फीयर बनाते जाएंगे, जहां पर वो पॉइंट आ गया, वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, हम कहेंगे अब ब्लैक स्फीयर यहीं तक बनेंगे,
अब इसके ऊपर जितने भी हॉलोस्फीयर बनेंगे ना वो सब रेड कलर के होंगे। हाँ सत्यम बोलो। सत्यम अभी भी आवाज नहीं आ रही साफ साफ। हाँ क्या कह रहे हो सत्यम बोलो। ब्लैक स्फीयर। मैंने ये कहा तुम ये देखो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, वो डॉट दिख रही, डॉट, एक बड़ी सी डॉट बनी हुई है। जितने भी ब्लैक स्फीयर है ना, डॉट उनके बाहर है। जितने रेड स्फीयर हैं डॉट उनके अंदर है ना। तो जितने भी ब्लैक हो, ऑब्वियसली क्योंकि शेल थ्योरम अगर लगानी है तो वो शेल पे ही तो लगेगी। तो यहां पर ये पूरा सॉलिड स्फीयर दो तरह के होलोस्फीयर से मिलके बना है। एक वो होलोस्फीयर जिनके बाहर पॉइंट लाई करता है, एक वो होलोस्फीयर जिनके अंदर पॉइंट लाई करता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर तो ये बना दिया। अब मैं इसी को यहां पे अगर देखूं तो इस सॉलिड स्फीयर के दो पार्ट हो गए। एक ये ब्लैक वाला पार्ट, ये इस पार्ट में जितने भी होलोस्फीयर हम बनाएंगे वही फोर्स लगा पाएंगे। और एक ये रेड वाला पार्ट, इसमें जितने होलोस्फीयर बनेंगे दे विल नॉट बी एबल टू एक्सर्ट द फोर्स, क्योंकि वो उनके अंदर है। तो हम कहेंगे अगर ये रेड वाले फोर्स लगा ही नहीं पा रहे तो इनका कोई यूज ही नहीं है। इसका मतलब कि दिस थिंग इज इक्विवेलेंट ओनली टू दिस। ये एक थोड़ा सा मास आया जिसका रेडियस आ गया कितना, आर ई माइनस डी। ये वाला स्मॉल एम यहां रखा है और इसका मास ना एम ई नहीं हुआ, कुछ सपोज एम डैश हुआ। अब ये एम डैश मुझे निकालना पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस हुआ आर ई माइनस डी। व्हाट इज एम डैश, ठीक है देखते हैं। देखो जो अर्थ है उसका रेडियस आर ई है, तो पूरी वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर ई क्यूब। इतने का मास था एम ई। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना था, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो जो आर ई माइनस डी है यानी ब्लैक कलर का हिस्सा, उसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। तो इसका कितना मास आएगा, 3 me अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब इंटू 4 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइड बाई 3। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। तो जो ये m डैश आया ना, ये आ गया एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ये m डैश की वैल्यू है। अब पहले आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों को इसमें डाउट हुआ कि ये m डैश कैसे निकला, क्योंकि मास तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना सॉलिड स्फीयर का।
कौन सा बताओ? ये वाला? अरे ये समझ में कि फर्स्ट वाला, ये वाला, और ये सेकंड वाला यूनिट वॉल्यूम का है। तो बस ये जो ब्लैक कलर का तुमको स्फीयर दिख रहा ना, ब्लैक कलर का, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसका रेडियस आर ई माइनस डी है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। ये इसका मतलब है यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है। इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। इसकी वॉल्यूम का मास कितना होगा? वो होगा जो भी यूनिट वॉल्यूम का मास है इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो, अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम का जो मास है ये इस मास को एम डैश कहेंगे ना। देख लो भाई, इतना क्लियर हुआ? नहीं नहीं, इसे याद नहीं रखना, याद तो बस फाइनल फॉर्मूला रखेंगे। ये तो अभी डिराइव करते जा रहे हैं ना, ये वो ब्लैक कलर का मास। एक्चुअली अब फोर्स एम डैश और एम के बीच लगेगी। तो अब एक एम डैश सॉलिड स्फीयर है जो फोर्स लगा पा रहा है, और एक स्मॉल एम है। इनके बीच जो फोर्स आई वो आई जी एम डैश स्मॉल एम अपॉन, देखो एम डैश और एम के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आर ई माइनस डी है, तो आर ई माइनस डी का स्क्वायर। तो ये बन गया जी, एम डैश आ गया एम ई, आर ई माइनस डी का क्यूब आर ई क्यूब इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। तो यहां से ये आर ई माइनस डी का जो स्क्वायर है और ये कैंसिल हो गया, तो एफ आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब। ये आ गया फोर्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी डाउन लिख सकते हैं यहां पे, वो हो जाएगी एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। यानी कि जी डाउन कितना आ जाएगा? देखो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम तो हट गया, ये तो फॉर्मूला आ गया जी डाउन का। पर हम लोग और इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू थी, सरफेस पे, वो तो ये थी ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई ये आ गया स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर। अब ये जो यहां इस फॉर्मूले में जी एम ई है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर आर ई माइनस डी अपॉन आर ई टू द पावर 3। अब ये देखो, एक आर ई स्क्वायर से ये आर ई क्यूब का कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक आर नीचे बचा। तो जी डाउन इक्वल टू आ गया जी आर ई अपॉन आर ई हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर।
बहुत लेंथी डेरिवेशन था, ठीक है। तो कोई आपको इसमें डाउट हो तो मुझे बताइए। एक सेकेंड रुको। ये देखो एम डैश की बात, देखो ये एम डैश यहां तक ठीक है। एम डैश के बाद मैंने क्या किया पता है, ये एम डैश और स्मॉल एम, इनके बीच जो फोर्स लग रही थी ना वो निकाली। ये फोर्स जी एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर, एम डैश की वैल्यू लिख दी वहां से, एम ई आर ई माइनस डी की पावर 3 अपॉन आर ई की पावर 3 स्मॉल एम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। तो कैंसिल हो गया कुछ कुछ, देखो मतलब ये वाला, ये एम डैश वाला आ गया ना। एम डैश के बाद ये वाला स्टेप देखो, ये समझ में आया। इसके बाद ये सेकंड, हाँ बोलो। ये वाला बेटा, ये तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑफ द अर्थ है ना। हाँ बोलो। आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ये कह रहे हो क्या, क्या कह रहे हो? अरे आर ई माइनस डी न्यूमरेटर में था, आर ई नीचे, तो मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो आर ई अपॉन आर ई तो 1 हो गया, और माइनस डी अपॉन आर ई क्यों आएगा यार, वही आर ई तो डिवाइड हुआ है आर ई माइनस डी से। ये ना देखो, ये जी अपॉन, तुम ये कह रहे हो ये है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो ना, समझ गए। बस सिर्फ यही याद रखना है फाइनली, और कुछ याद नहीं करना। देखो एक्चुअली क्या है यार, जो दे रखा है उन्होंने डिराइव करने को, वो तो डिराइव करूंगा ही ना मैं। बाकी याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में तो सिर्फ वो फॉर्मूला ही पूछते, कोई न्यूमेरिक डेरिवेशन तो पूछते नहीं। कुछ क्या कह रहे हो? ठीक है, फिर क्या हो, तो फिर भी तो ये तो देखना ही पड़ता ना। क्या कह रहे हो तुम, अच्छा कह रहे हो कि इंटीग्रेशन से कर लेते, इंटीग्रेशन से करते यार तो आ जाता आंसर। मैथ्स तो नहीं, मैथ्स लगाने में तो कुछ नहीं है, वो इतनी कोई कठिन तो नहीं है मैथ्स, लेकिन आ जाता तो ठीक है चलो। हाँ बोलो तान्या। स्टेप बताओ। जी डाउन ये वाला, ये वाला, ये जी एम ई जो था, जी एम ई, इसको ये लिख दिया था जी आर ई स्क्वायर।
फिर आर ई स्क्वायर ऊपर था और आर ई क्यूब नीचे था, तो सिर्फ आर ई बच गया ना। कर लिया। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डेप्थ at which G decreases by 1%। तो 1% कम हो गया, यानी बचा कितना, 99%। इसका मतलब जी डाउन जो है वो 99% ऑफ जी है। अब जी डाउन को मैं लिख सकता हूं जी वन माइनस डी अपॉन आर ई, तो इट इज 99 अपॉन 100 जी। तो 1 माइनस तो 1 माइनस 99 अपॉन 100, तो 1 अपॉन 100 ही हो गया। आर ई कितना था, 6400, यानी 64 किलोमीटर। यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर नीचे जाएं तो 1% कम हो जाएगा जी। यही अगर आपको याद हो, जब हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाते थे तो 1% कम हो जाता था। इसका मतलब जैसे ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, अगर आप ऊपर 32 किलोमीटर जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी जी की, और अगर 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। यानी अगर ऊपर जा रहे हैं सपोज h और नीचे जा रहे हैं d, तो ये d जरूर 2h के बराबर होगा फॉर g अप इज इक्वल टू g डाउन। अर्थ की सरफेस से ऊपर और नीचे कितना कितना चले कि हाइट सेम आ जाए, ठीक है। अगर ऊपर h चले तो नीचे कितना चले, 2h। बताओ क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम जो जी की वैल्यू होती है वो सरफेस पे होती है। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस हाइट दे रहा है, जैसे इस पॉइंट पर हाइट 0 है यानी सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे ही अगर हम है ना, यहाँ पे सरफेस पे ही है, तो जी की वैल्यू तो 9.8 होगी।
आगे जाने पर जी चेंज कम होने लगेगा इस तरीके से ऐसे। अच्छा अगर जीरो, अगर हम अर्थ की सरफेस के नीचे जाएं तो हमने एच को नेगेटिव मान लिया, तो क्या होगा नीचे जाने पर तो ऐसे बिल्कुल लीनियरली चेंज होता है, और जब हम बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाते हैं ना अर्थ के, ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो हो जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ जी वर्सेस हाइट। कर लो कॉपी। ठीक है फिर हाँ बिल्कुल 6% के लिए वैलिड है सिर्फ, हाँ बिल्कुल। जीरो हो जाएगी। ठीक है फिर, तो जब भी अगली क्लास होगी ना तो मैं आप सब लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। ओके। नहीं नहीं, मैं तो वीकेंड वालों की बोल रहा था, आप लोगों की तो है ही। अच्छा जो टीआर वाले हैं ना उनका तो अब वीकडेज में नॉर्मल रोटेशनल मोशन ही चलेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।